बिजनेसमैन टिंकू। ये कहानी किशोरी दास और उसकी पत्नी मुन्नी देवी की है, जिनके 3 बच्चे थे, 2 लड़के और सबसे बड़ी लड़की। किशोरी दास ना तो पढ़े लिखे थे और ना ही किसी अच्छे घर से। सिलाई करके अपना गुजर बसर करा करते थे। सिलाई करते थे लेकिन वो टेलर नहीं थे। वो स्टॉक में बहुत सारी शर्ट्स बनाया करते थे, जिन्हें अच्छे से पैक करवा के आगे सप्लाई कर देते थे जहाँ से उन्हें ऑर्डर मिला होता था। उनका काम सही चलने लगा। उन्होंने अब 3 कर्मचारी भी रख लिए थे जो सिलाई में उनका हाथ बटाते थे। इस काम से जो उन्होंने पैसे जोड़े थे, उससे उन्होंने दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में एक 60 गज़ का मकान खरीदा और 2 मंजिला मकान बनाया, जिसमें ऊपर सिलाई का काम होता था और नीचे वो अपने परिवार के साथ रहते थे। सब ठीक चल रहा था। उन्होंने अपनी बड़ी लड़की की शादी भी बहुत ही अच्छे तरीके से की थी। फिर 1 साल बाद अपने बड़े लड़के की भी शादी कर दी। मुन्नी बहुत खुश थी। अब उसका काम में हाथ बटाने के लिए उसकी बहू भी होगी। लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही बहू ने अपने ससुराल वालों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया, ये कह के कि मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे मेरे घर जाना है, मेरा यहाँ दम घुटता है, मुझसे ही सारा काम करवाया जाता है। बल्कि सच्चाई ये थी कि मुन्नी देवी ही सारा काम किया करती थी। इस हर दिन की चिक से किशोरी दास भी परेशान रहने लगे। उनका ध्यान भी काम पर नहीं लग पा रहा था। इसके चलते उनका काम भी ख़राब होने लगा। कभी कभी शर्ट्स के कॉलर गलत सिल जाते, कभी शर्ट्स बनाने के कपड़े को ही गलत काट देते। इन सब के चलते बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था किशोरी दास को। कुछ समय बाद जब उनके बड़े लड़के की किसी फैक्ट्री में नौकरी लगी, तो वो अपनी बीवी को लेकर अपने ससुराल चला गया, मतलब लड़की के मायके। अपने बड़े बेटे के चले जाने के कारण किशोरी दास और दुखी दुखी रहने लगी और ऊपर से उनका काम भी ठीक नहीं चल रहा था। उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी और कुछ दिनों में ही उनका देहांत हो गया। जिस रात उनकी डेथ हुई थी, उस वक्त उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे को बुलाया था अपने पास। उससे बस यही कहा कि अपनी माँ का ध्यान रखना, ख्याल रखना, मुझे तुम पर भरोसा है, तू अपनी माँ का बहुत ध्यान रखेगा। ये उनके आखिरी शब्द थे। टिंकू उस वक्त कुछ 23 साल का रहा होगा, लोगों के अकॉर्डिंग और शायद उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग भी। टिंकू बहुत शरारती था, किसी की बात नहीं सुनना। किशोरी दास के जाने के गम में मुन्नी देवी की हालत भी बहुत ख़राब रहने लगी थी। एक दिन तबीयत इतनी ख़राब हुई कि मुन्नी देवी को पास के हॉस्पिटल में ले आना पड़ा। डॉक्टर ने मुन्नी के बढ़े हुए वज़न को कारण बताया और वहाँ उनका बीपी चेक किया, जो बहुत कम था, जिसके कारण उन्हें एडमिट करने के लिए कहा गया। टिंकू घबरा गया। उनका सिलाई का काम तो उसके पापा के टाइम ही बंद हो चुका था ऑलमोस्ट। एक कर्मचारी बचा था, वो भी चला गया जब किशोरी दास की डेथ हुई थी। टिंकू ने अपनी बहन को फ़ोन मिलाया तो वहाँ से कोई मदद नहीं मिली, बल्कि ये सुनने को मिला, अपनी बहन को ले जाओ, हम नहीं रख सकते इसे। कारण था उसकी बहन के दोबारा एक लड़की होना। जब दुख आता है तब एकदम ही इतना सारा आता है कि इंसान पागल हो जाए। टिंकू को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बहन को लेने जाए या अपनी माँ को संभाले, तो उसने अपने एक दोस्त को कहा उसकी बहन को लाने के लिए। टिंकू ने फिर अपने भाई को फ़ोन मिलाया। जाहिर सी बात है, जो इंसान नौकरी मिल जाने पर अपने माँ बाप को, अपने परिवार को छोड़ के चला गया और अपने बाप के देहांत पर भी घर नहीं आया, वो क्या मदद करेगा। टिंकू असहाय सा बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। माँ की ऐसी हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। तब कंपाउंडर ने उसे कहा, देखो भाई, तुम्हारी हालत ना मुझसे देखी नहीं जा रही, तुम ऐसा करो, ब्लड डोनेट कर दो, मतलब बेच दो, उससे जो पैसा आएगा उससे इलाज करा लेना अपनी माँ का। टिंकू ने वैसा ही किया। एक दिन बाद जब वो अपनी माँ को लेके हॉस्पिटल से घर वापस आया तो उसे उसकी बहन रोते हुए मिली। उसने उसे संभाला और अपनी माँ को कमरे में लेटाकर दवाई देकर बाहर आके बैठ गया।
अब हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे? तू बता ना टिंकू। तू चिंता मत कर, मैं कर दूंगा सब ठीक। घर से निकलते वक्त टिंकू ने अपनी बहन से कहा था, तू माँ का ख्याल रखियो, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, ठीक है? आते वक्त दूध भी ले आऊँगा। ये कह के टिंकू घर से निकल गया। जब तक किशोरी दास जिंदा थे तब तक टिंकू ने ज़िंदगी को बेफिक्री से जिया और उसी के कारण उसने पढ़ाई नहीं की। किसी चीज़ में उसका इंटरेस्ट है उसे नहीं पता, उसका क्या हुनर है ये भी उसे नहीं पता। लेकिन जब आपके ऊपर 4 जिंदगियों की जिम्मेदारी हो, वो इंसान भी तो ऐसे नहीं बैठ सकता, और ना ही उसे अपने बड़े भाई की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागना आता है। वो नहीं जा सकता था अपने परिवार को छोड़ के। टिंकू का फ़ोन बजा। सामने शर्ट सप्लाई करने वाले फैक्ट्री का कर्मचारी बोल रहा था। हेलो, टिंकू जी बोल रहे हैं? जी हाँ, बोलिए। जी, किशोरी दास ने हमारी फैक्ट्री से पैसा उधार लिया था, या तो आप वो वापस कर दीजिए या शर्ट बना के दे दीजिए। देखिए, हमारे पास खाने तक को पैसे नहीं हैं, हम आपको इतने पैसे कैसे देंगे? वो आपकी सिरदर्दी है, सिलाई की मशीन उठा ले जाएंगे हम अगर आपने पैसे नहीं दिए तो। देखिए, आप ऐसा मत करिए, प्लीज़ कुछ और दिन दे दीजिए, मैं आपको पैसे दे दूंगा आपके। जब वो इंसान मानने को तैयार ही नहीं हुआ तब टिंकू ने सिलाई की मशीन बचाने के लिए कह दिया, आप माल दे दीजिए, हम शर्ट बना के दे देंगे आपको 15 दिन में, 10 दिन में चाहिए मुझे। टिंकू घर आया तो उसके साथ एक टम्पू आया जिसमें कपड़ा था शर्ट्स बनाने के लिए। उसने माल को अनलोड किया और छत पर जाके रखवा दिया। एक दिन बीत गया लेकिन माल का कपड़ा वैसे का वैसा ही रखा हुआ था। टिंकू ने कभी अपने पापा को कटाई करते हुए देखा ही नहीं था। उसे कैसे कपड़े को काटना है, कैसे सिलाई करनी हो, उसे कुछ पता ही नहीं था। दूसरे दिन रात को मुन्नी छत पर आई। टिंकू को वैसा बैठा देख बोली, मैंने तेरे पापा को काटते हुए देखा है, तू चाहे तो मैं काट देती हूँ शर्ट्स के कपड़े को। फिर तो सिल लियो उसे। मुझे सिलना भी नहीं आता। तो मैं सिल दूंगी, तू मुझे देख के सीख लियो। अब 8 ही दिन बचे हैं मम्मी, कैसे करेंगे हम? एक बार तुझे आ जाए, तेरा हाथ बैठ जाए, फिर ये काम तो 5 दिन का भी नहीं है। मुन्नी और उसका बेटा काम करने लगे। टिंकू ने कभी अपने पापा को देखा नहीं था काम करते हुए, लेकिन उसके हाथ बिल्कुल मशीन की तरह चल रहे थे। शायद जब आपको बहुत ज़रूरत हो तब इंसान सुपरमैन ही बन जाता है जो सब कुछ कर सकता है। 5 दिन में जैसे उसकी माँ ने कहा था, शर्ट बन के तैयार हो गई थी। टिंकू ने ऑटो में माल भरा और फैक्ट्री ले गया। फैक्ट्री में जब सुपरवाइज़र ने टिंकू का काम देखा तो कहा, एक और ऑर्डर है, इस बार 100 शर्ट्स का है, 15 दिन में देना होगा। ब्रांडेड शर्ट्स हैं, काम ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर कर पाओगे तो बोलो, दूँ ये ऑर्डर। टिंकू को भरोसा सा नहीं हो रहा था जो अभी अभी हुआ उसके साथ। उसने झट से हाँ कर दी। सुपरवाइज़र ने उसे सप्लाई के 5,000 रुपये दिए और कहा, जो तुमने काम किया है उसके 15,000 बनते हैं, लेकिन किशोरी दास तुम्हारे पापा ने 10,000 लिए थे फैक्ट्री से, वो काट लिए हमने। टिंकू तो अपनी पहली कमाई से ही बहुत खुश था। घर आके वो पैसे अपनी माँ को दिए और सारी बात बताई सुपरवाइज़र की। फिर क्या था, टिंकू था तो बहुत मेहनती। उसकी माँ को उन 5 दिनों में ही पता चल गया था, इसलिए उसका काम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। देखते ही देखते सप्लाई करने का नंबर बढ़ता चला गया। पहले 100, फिर 1000, फिर 10,000। लेकिन ये सब जादू की छड़ी घुमाने से नहीं हुआ था, टिंकू की मेहनत से हुआ था, उसकी माँ के विश्वास से हुआ था और बहन के साथ से हुआ था। टिंकू ने अपने घर से थोड़ी दूर एक प्लॉट खरीदा जिसमें उसने कमर्शियल फैक्ट्री लगाई, जहाँ उसने सिलाई करने वाले कई कर्मचारी रखे। ये सब जो वो कर पाया था वो कोई रात भर की मेहनत नहीं थी। 2 साल लगे उसे अपना काम जमाने में। अब उसकी बहन भी उसका काम में हाथ बटाती है। शायद किशोरी दास को भी पता था टिंकू का हुनर, इसलिए उन्होंने जाते जाते कहा था, जब टिंकू ने अपने पिता से कहा, पापा मैं कैसे रख पाऊँगा अकेले माँ का ख्याल, तब किशोरी दास ने कहा था,
उसके सर पे हाथ रखते हुए, तू सब कर लेगा। तू मेरा सबसे अच्छा बेटा है, सबसे होनहार बेटा है। तू रखेगा अपनी माँ का ख्याल। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस कहानी में देखा कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी भी, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। हार्ड वर्क करते रहना चाहिए और अपना कर्म करते रहना चाहिए। देर सवेरे सही, फल ज़रूर मिलेगा। और भी ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें।